हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप में से वैसे व्यूअर्स जो या तो पहले लूसेंट पढ़ चुके हैं या फिर नए कैंडिडेट जो पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का भी प्रयास करेंगे और ये एक प्रकार से रिवीजन सीरीज के रूप में समझिए। तो ये मैं ज्योग्राफी शुरू किया हूँ अभी, तो ये है भारत का भूगोल वाला चैप्टर। तो आज हम भारत का भूगोल देखने का प्रयास करेंगे। भारत के भूगोल में क्या है कि भारत का उद्योग। तो भारत के उद्योग, तो उद्योग से संबंधित पहला ही प्रश्न याद रखें। उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र का विषय है। जैसे अर्थशास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो उद्योग जो है ये द्वितीय क्षेत्र का विषय है। तो अब हम पढ़ते हैं लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना जो है 1874 में स्थापित किया गया था। ये कुल्टी में। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बस ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये कथन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी यानी कि पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। और बाद में यह कंपनी जो है ना, इसको फंड मिलना बंद हो गया, जिसके कारण फिर ये बंद हो गया। अब ये उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है नहीं। अब उसके बाद ये देखिए, ये प्रश्न है कि देश के में सबसे पहला बड़े पैमाने का जो कारखाना प्रारंभ हुआ, ये 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य के स्वर्णरेखा नदी घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ये जो स्वर्णरेखा नदी वर्तमान में जो है झारखंड में हो गया है, लेकिन उस समय यानी 1907 ईस्वी में ये बिहार का हिस्सा था। तो देश में सबसे बड़े पैमाने का कारखाना जो है 1907 में स्वर्णरेखा नदी के किनारे साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था। अब देखिए, स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह कारखाना ये तो है ही, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है ये वाला जो पंचवर्षीय योजना काल में हुआ। तो चलिए ये भी देखने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी में हीरापुर, जो कि बाद में इसको बर्नपुर कहा गया, हीरापुर में स्थापित की गई। और यहाँ 1922 से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चल करके कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। उसके बाद देखेंगे कि मैसूर आयरन एंड वर्क्स लिमिटेड, ये 1923 में स्थापित किया गया। मैसूर वर्तमान में कर्नाटक के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई और इसका वर्तमान नाम जो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है। तीसरा देखेंगे कि स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना 1937 में बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में 1953 में से भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया। हमने ये तीनों प्रश्न देखा, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अभी तक ये प्रश्न कभी मुझे नहीं देखे गए हैं, ना ही मैंने देखा है। अब आपको दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पता है कि जो पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से प्रारंभ हुआ। जैसे पहला 1951 से 56 चला, फिर दूसरा जो चला था 1956 से 61 तक चला। तो यहाँ पे देखिए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में 3 महत्वपूर्ण है। 3 कौन सा है तो आप याद रखेंगे। 1 नंबर का आपका भिलाई, सॉरी उसको रंग चेंज करते हैं थोड़ा। एक आप याद रखेंगे जैसे भिलाई हो गया, फिर दूसरा जो है राउरकेला, तीसरा दुर्गापुर। इन तीनों को हम याद भी करवा देते हैं कैसे। तो देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ना, ये 1955 में, इसमें बस 2-3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका स्थापना 1955 में किया गया और ये जो है रूस के सहयोग से, उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955 सोवियत संघ के सहयोग से। फिर राउरकेला जो है, अब यहाँ देखिए भिलाई जो है याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। एक प्रश्न ये भी ध्यान रखेंगे कि भिलाई कहाँ है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है 1955 में स्थापित किया गया और ये छत्तीसगढ़ में है और ये पूर्व सोवियत संघ यानी कह सकते हैं यूएसएसआर के सहयोग से। फिर दूसरा देखेंगे हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये राउरकेला में है और राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। तो राउरकेला उड़ीसा में, और इसका स्थापना जो किया गया था जर्मनी के सहयोग से सन 1959 में। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से आप बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दुर्गापुर। ये जो दुर्गापुर है ये, इसको ऐसे याद कर सकते हैं दूरबीन, मतलब दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में स्थापित किया गया और दुर्गापुर जो है ये कहाँ है? बंगाल में है। तो इन सभी प्रश्नों को आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे। ये तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद देखेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना काल में जो है बोकारो स्टील प्लांट है, जो 1964 में ये भी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, ये कूट में प्रश्न दे दिया जाता है, पूछता है इनमें से किसका जो है निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में हुआ, या किसका जो गठन हुआ या किसका स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में नहीं हुआ। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। अब देखिए चौथा पंचवर्षीय योजना काल में क्या हुआ। सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर इस्पात संयंत्र हॉस्पेट बेल्लारी जिला कर्नाटक। अब यहाँ पर देखिए हॉस्पेट के बारे में प्रश्न पूछा गया है किसी रेलवे के एग्जाम में। हॉस्पेट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हॉस्पेट जो है ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि हम लोग लौह इस्पात ये भी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हॉस्पेट जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है, कर्नाटक में है। ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अब देखिए सेल के बारे में। सेल का स्थापना कब हुआ, 24 जनवरी 1973। केवल यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना को एक साथ मर्ज कर दिया गया। यानी कि सेल के अधीन जो है इन सभी को कर दिया गया। अभी तक जितना स्थापित हुआ था सबको सेल के अधीन कर दिया गया, और सेल जो स्थापित किया गया 24 जनवरी 1973, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे कि वर्ष 2014 में भारत जो है चीन, जापान, अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना। तो 2014 में जो है भारत चीन, या देखेंगे चीन, जापान, यूएसए के बाद 4 नंबर का देश बन गया। कौन, भारत, लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन में। भारत का पहला तटवर्ती कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया गया, विशाखापत्तनम में भारत का पहला तटवर्ती कारखाना स्थापित किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। तो एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में ये पढ़ लेंगे कि भारत में एल्यूमिनियम का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया, ये सन 1937 में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया। आसनसोल के निकट एक और नगर कौन सा है, जेके नगर। तो भारत में एल्यूमिनियम का जो पहला कारखाना 1937 में स्थापित किया गया आसनसोल के निकट। अब 1938 में 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुड़ी कहाँ है, उस समय के बिहार में, केरल के अलवाई में, पश्चिम बंगाल के वेल्लूर में, उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किया गया। ये खास इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हिंडाल्को कहते हैं, इसका स्थापना 1958 में रेणुकूट यानी उत्तर प्रदेश में किया गया। और हिंडाल्को जो है ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के मैटूर में स्थापित की गई। अब यहाँ आप देखेंगे ये वाला प्रश्न, फिर इधर जो आपका ये चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार्ट कैसे याद रखेंगे, जैसे बाल्को, तो बासो हमने याद किया, कैसे, बासो मतलब बाल्को जो होगा सोवियत संघ रूस से, या फिर बारू कह सकते हैं। तो ये बाल्को जो होगा रूस के सहयोग से। फिर आप नाल्को देखेंगे तो हमने इसको नाफा याद किया, नाफा मतलब नाल्को फ्रांस। हिंडाल्को जो है, देखिए हिंडाल्को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे ना, तो अगर बीच वाले लकीर को यहाँ ले आते हैं तो यू बन जाएगा। इस प्रकार हमने हिंडाल्को यूएसए याद कर लिया। फिर इंडाल्को है तो ईक याद कर लीजिए, इंडाल्को कनाडा, इंडाल्को जो है कनाडा। माल्को इटली, माई याद कर सकते हैं आप चाहें तो। माल्को जो है इटली के सहयोग से। वेदांता जो है जर्मनी से। तो ये अपनों को याद रखना है कि मतलब कि ये जो कंपनी है और इसकी प्रमुख सहायक देश कौन सा है। तो बाल्को अमेरिका, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, इंडाल्को कनाडा, माल्को इटली, वेदांता जर्मनी। अब इससे संबंधित जो प्रमुख केंद्र है, जैसे बाल्को का केंद्र कहाँ है, तो ये कोरबा और कोयना में है। कोयना और कोरबा में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोयना तो महाराष्ट्र में है। तो बाल्को का केंद्र कोयना और कोरबा में। नाल्को फ्रांस में है, और ये दामन जोड़ी कहाँ है, ओडिशा में। नाल्को का 2 जगह केंद्र है, कोरापुट में है और दामन जोड़ी में भी है, और ये दोनों ओडिशा में है। हिंडाल्को जो है कहाँ, रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। उसके बाद इंडाल्को कनाडा ये कहाँ पे है, जेके नगर,
मूरी हलवाई में इंडाल्को का केंद्र है। माल्को का केंद्र जो है ये चेन्नई मेट्टूर सेलम, इस साइड वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें ये जगह याद रखेंगे कि जैसे झारसुगुड़ा जो उड़ीसा में है, और ये कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत का जो स्थान है विश्व में 8वां है, जबकि लोएस्ट में चौथा है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको बोले नाल्को, नाल्को जो है देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र परिसर का गठन जो है 7 जनवरी 1981 को किया गया, और नाल्को का जो मुख्यालय कहाँ है, ये भुवनेश्वर में है। अब हम सूती वस्त्र पढ़ेंगे, और सबसे अधिक जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सूती वस्त्र उद्योग से ही पूछा जाता है। तो अब देखिए, तो ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में ही कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना स्थापित किया गया था कब, 1818 में, लेकिन ये जो है सफल नहीं रहा। तो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया, लेकिन ये अनसक्सेस रहा। लेकिन ये जो रहा सबसे पहला आधुनिक सफल कारखाना जो स्थापित किया गया बम्बई में 1854 में। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं रेलवे के एग्जाम में। तो आधुनिक तरीके से सबसे पहले जो वस्त्र उद्योग का कारखाना खोला गया कहाँ, 1818 में कलकत्ता में, लेकिन वो अनसक्सेस रहा। लेकिन पहला सफल आधुनिक कारखाना पूछा जाए कपड़ा उद्योग का कहाँ स्थापित किया गया सूती का, तो ये 1854 में बम्बई में काबस जी डाबर के नेतृत्व में। सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो केंद्रीकरण किया गया राज्य है वो है महाराष्ट्र और गुजरात। देखिए, चूंकि सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कपास है, और कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में सर्वाधिक होता है, इस हिसाब से महाराष्ट्र का पे केंद्रीकरण है सूती वस्त्र उद्योग का। अब मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो अब देखें, यहाँ पे कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कानपुर में को क्या है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को, और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद को, और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन भी कहते हैं। भारत का बोस्टन जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग जो है ना सबसे प्राचीन उद्योग है, ये भी याद रखेंगे, और कपड़ा उद्योग का स्थान जो है कृषि के बाद दूसरा स्थान है। अब यहाँ आपके दिमाग में आता होगा फिर रेलवे क्या है, तो रेलवे जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है विश्व का, ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का जो सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कपड़ा उद्योग के बाद कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें महिलाएं सबसे अधिक कार्यरत हैं, तो सबसे अधिक महिलाएं जो कार्यरत है वो चाय उद्योग में, ठीक है। लेकिन भारत में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा स्थान आता है, और कपड़ा उद्योग जो है सबसे प्राचीन उद्योग भी है, और कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग भी कपड़ा उद्योग है। औद्योगिक उत्पादन में अब देखिए, ये वाला प्रश्न बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले का डाटा है, क्योंकि बुक को उस समय बनाया जा रहा है तो इसलिए उसमें डाटा दे दिया गया, लेकिन ये डाटा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद जो है सबसे अधिक जो रोल है वस्त्र उद्योग का है, यानी कि रोजगार देने के मामला में जो है वो पहला एक स्थान पे कृषि है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। जबकि दूसरा स्थान जो है कपड़ा उद्योग का है, लेकिन रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। चलिए अब हम जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट उद्योग, जूट को याद रखेंगे कि गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, और आपको दो प्रश्न याद करा देते हैं। सुनहरा रेशा क्रांति जो है ये जूट उद्योग से संबंधित रहा है। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उद्योग से, जबकि कपास से संबंधित रहा है उसको कहते हैं स्वर्ण, ठीक है। स्वर्ण रेशा क्रांति रहेगा तो कपास। तो यहाँ पढ़ते हैं कि जूट को सोने का रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशे से सामान का निर्माण करने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो वैसे इसमें पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि गोल्डन फाइबर कहलाता है जूट, ठीक है। और जूट का जो पहला कारखाना है ये कलकत्ता के, यानी कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया। जूट का पहला कारखाना 1855 में लगाया गया। और भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई, 1971 में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में, लेकिन भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का स्थापना पूछ लिया जाए तो 1984 में। ये 2-3 प्रश्न आप याद रखेंगे। हमने क्या कहा
भारतीय जूट निगम। तो भारतीय जूट निगम कब स्थापित किया गया? 1971 में। उसके बाद हमने एक बताया 1984 का डाटा। 1984 में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना की गई। फिर आपको एक 1951 का डाटा बताए। ये 1951 किससे संबंधित है? तो हमने अभी आपको बताया था 1951 में भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में जूट के आयात और निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई। भारत विश्व का 35% जूट के सामान का निर्यात करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है भारत जूट के सामान का। अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे जूट उद्योग से संबंधित कुछ प्रमुख स्थान दिए गए हैं, जैसे पश्चिम बंगाल। अब देखिए आपके मन में आएगा कि ये जूट से संबंधित इतना चीज़ को याद करेंगे, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है। इसमें आपको कैसे याद करना है, केवल आपको ये याद रख लेना है कि ये सब जो जगह है, ये सब जो जगह दिए गए हैं, ये सब किस राज्य में है। ठीक है, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो और ये देखिए 3 नाम जो है एक जैसा लगेगा, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो एक साथ हमने लिख दिया। डालमिया नगर जो है ना, ये बिहार में है, जबकि डालमिया दादरी जो है हरियाणा में है, और डालमिया पुरम जो है तमिलनाडु में है। तो ये तीनों एक जैसे नाम है, लेकिन अलग अलग राज्य से संबंधित है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। टीटागढ़ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। रिसरा है बंगाल में। बाली बंगाल में। तो ये सब जो प्रश्न देख रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके आप देख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें टाइम व्यर्थ नहीं करने वाला हूँ। तो अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन, अभी हमने आपको बताया ही था कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई? 1984 में हुई थी। लेकिन भारतीय जूट निगम 1971 में, और हमने आपको 1951 में बताया था कि भारतीय उर्वरक निगम भी 1951 में स्थापित किया गया। अब हम पढ़ते हैं चीनी उद्योग के बारे में। ठीक है, तो चीनी उद्योग के बारे में क्या है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में बिहार में हुई। बिहार में मढ़ौरा या एक जगह था, वहाँ पे सबसे पहले चीनी मिल का स्थापना किया गया। तो भारत में जो आधुनिक चीनी मिल का शुरुआत किया गया, सबसे पहले बिहार से शुरू किया गया। अब चीनी से रिलेटेड यहाँ देख लेंगे, जैसे कि मढ़ौरा। मढ़ौरा इसलिए हमने लिखा कि क्योंकि यहीं पे वो पहला कारखाना और चीनी उद्योग का स्थापित किया गया था। तो वीडियो को चाहेंगे तो आप पॉज करके ये सभी जगह देख सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे और किस राज्य है। जैसे मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद जो है ये पश्चिम बंगाल में है। हमीरा, फगवाड़ा, अमृतसर तो पता ही है पंजाब में है, लेकिन फगवाड़ा और हमीरा भी पंजाब में है। और सुगौली, सुगौली कहाँ है? ये बिहार में है। मोतिहारी बिहार में है। चनपटिया, नरकटियागंज, ये सभी चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ है वो आपको खुद याद करना है। बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो हम आपको याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम देखते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। तो विश्व में जो सबसे पहला आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किया गया सन 1824 में किया गया, और ये ब्रिटेन के पोर्टलैंड में। ठीक है, और ये जो सीमेंट का उत्पादन किया गया था, ये जोसेफ एस्पिरिन नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। पहली बार जो है पोर्टलैंड सीमेंट का विकास। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो भारत में पहला कारखाना स्थापित किया गया ना, सीमेंट बनाने का पहला कारखाना, ये चेन्नई का, ये इसको मद्रास कह सकते हैं, मद्रास में लगाया गया 1904 में, जो कि असफल रहा। ये मतलब कंप्लीट सही नहीं हो पाया। फिर मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाना स्थापना किया गया और 1914 में प्रारंभ हुआ। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखिए देश में अगर ये पूछ लिया जाए कि पहली बार सीमेंट उत्पादन का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई कहेंगे या फिर मद्रास कहेंगे। 1904 में स्थापित किया गया। अब आगे देखेंगे एसीसी सीमेंट का आपने नाम सुना होगा। एसीसी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, और ये 1936 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि इसका स्थापना किया गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्थान है, यहाँ पे इसमें पूछा जाता है। जैसे ये देखिए कटनी पूछा गया। ये कटनी जो है सीमेंट उद्योग का एक प्रमुख स्थल है, किस भारतीय राज्य में है? तो कटनी जो है मध्य प्रदेश में है। हरियाणा में चरखी दादरी है, हमने आपको ये भी बताया था। डालमिया नगर बिहार में, लेकिन डालमिया दादरी हरियाणा। डालमिया दादरी भी हरियाणा और चरखी दादरी भी हरियाणा है।
मिर्ज़ापुर और चुर्क ये उत्तर प्रदेश में है। सिंदरी काफ़ी प्रसिद्ध है। सिंदरी जो है झारखंड में है, आप ये याद रखेंगे। सिंदरी कहाँ है? झारखंड में याद रखेंगे। और आपको शायद ये पता हो कि एशिया का जो सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र है वो सिंदरी में ही स्थापित किया गया था। एशिया का जो सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र था वो सिंदरी में स्थापित किया गया। और सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। तो यहाँ पे चाहे तो आप इस चार्ट को अगर आपको लगता है कि याद करना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं जो हमने बताया। अब कागज उद्योग से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न। कागज का जो पहला कारखाना भारत में स्थापित किया गया सन 1879 में स्थापित किया गया लखनऊ में। कागज उद्योग का पहला कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में स्थापित किया गया। अब यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे, अगर आपने एग्जाम सब अटेम्प्ट किया होगा किसी भी वनडे एग्जाम का, 2-4 एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि नेपा नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है नेपा नगर। जबकि होशंगाबाद जो है ये नोट छापने के कागज बनाने के लिए जाना जाता है। तो नोट छापने का जो कागज छपता है वो कहाँ? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में क्या है कि नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है होशंगाबाद। अब तो होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हमने आपको ये बताया था रजत रेशा क्रांति। तो रजत रेशा क्रांति जो है ये कपास उत्पादन से संबंधित है, जबकि सुनहरा रेशा क्रांति जो है जूट उत्पादन से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न हमने अपनी खुद से लिख दिया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखेंगे आप। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन, जबकि सुनहरा रेशा क्रांति जो है ये जूट उत्पादन से संबंधित है। अब इसमें देखिए टीटागढ़, ये प्रश्न में पूछा गया है कि टीटागढ़ जो है ये कहाँ है? तो टीटागढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज भी पश्चिम बंगाल में है। त्रिवेणी, कलकत्ता, हुगली, बारानगर, शिवरापुली ये सभी स्थान कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहूँगा, यहाँ पे आप इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक से रिलेटेड 2-3 प्रश्न यहाँ पे बनते हैं और ये पूछे जा चुके हैं। तो ऐतिहासिक रूप से यानी ये कहा जा सकता है कि देश का जो पहली बार सुपर फॉस्फेट उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में। तो तमिलनाडु के रानीपेट में जो है देश में पहली बार सुपर फॉस्फेट का कारखाना स्थापित किया गया था सन 1906 में। और 1944 में क्या हुआ? कर्नाटक के बेलेगुला, ये पूछा गया प्रश्न है कि बेलेगुला नामक स्थान पर जो है ये कर्नाटक में, यहाँ पे मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना बनाया गया। कब? 1944 में। और अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना जो है केरल के अलवाई में स्थापित किया गया। और ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, ये पूछा गया कि अमोनियम सल्फेट का जो देश का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? अलवाई में। और अलवाई कहाँ है? केरल में। बस इसको इतना इम्पोर्टेंट, मतलब बस इतना ही याद रखना है कि अलवाई कहाँ है? केरल में। और अलवाई में पहली बार अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना स्थापित किया गया 1947 में। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई। और इसके तहत क्या हुआ कि एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है सिंदरी में स्थापित किया गया। और सिंदरी कहाँ है? झारखंड में है। अब देखिए भारत जो है पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। और भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत का सबसे अधिक है। देखिए भारत में क्या है कि भारत में जितना भी नाइट्रोजन उर्वरक का यूज होता है उसका 94% भारत खुद उत्पादन कर लेता है। और फॉस्फेटिव जो उर्वरक होता है इसका 82% भारत जो है खुद उत्पादन करता है, बाकी का आयात किया जाता है। लेकिन भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह से आयात पर डिपेंडेंट है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को कम करता है। अब यहाँ देखेंगे ये कृषि संबंधित चैप्टर आ जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे कि भारत में जो प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत जो होता है 1 नंबर पे आपका स्थान जो आता है तो वो पंजाब आता है। ठीक है, यानी प्रति हेक्टेयर के दृष्टिकोण से पहला स्थान पंजाब का, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 3 नंबर पे हरियाणा है। ये स्मरण रखेंगे आप। अब कोक आधारित उर्वरक इकाई जो कुछ है,
ये प्रश्न जो है बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन इसको ऐसे नहीं पूछ करके आपको कूट में देता है। जैसे कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तलचड़, तलचड़ या तालचड़ कहाँ है? उड़ीसा में है। रामगुंडम जो है यहाँ आंध्र प्रदेश लिखा है, चूंकि उस समय आंध्र प्रदेश था, लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से रामगुंडम जो है तेलंगाना हो गया। कृभको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र जो है हाजिरा है। हाजिरा कहाँ है? गुजरात में। बस इतना याद रखना कि हाजिरा कहाँ है? गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। अब यहाँ पे इससे मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक और उत्पादक राज्य, तो यहाँ पे कौन सा जगह पे उत्पादन होता है ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें बस हमने आपको जो बताया अभी तक प्रश्न जो पूछा जा चुका है वो इसके बारे में ही आता है। जैसे खेतरी कहाँ है? तो खेतरी राजस्थान में। राउरकेला और तलचर कहाँ है? ओडिशा में है। आप याद रखेंगे। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। आवड़ी भी है, मनाली भी। मनाली कहाँ है? तमिलनाडु में। ये सभी प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे। अब हम जलयान उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछे नहीं गए हैं अभी तक, फिर भी हम पढ़ते हैं। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना सन 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। सन 1952 में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दे दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो ये प्रश्न देख रहे हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाई जो जलयानों का निर्माण करती है, ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहूँगा। ये वाला जो प्रश्न है ये बिहार सब इंस्पेक्टर जो 2446 पोस्ट के लिए जब मेंस हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। जैसे कि ये गार्डन रिच वर्कशॉप कहाँ है? कलकत्ता में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? गोवा में है। मझगांव डाक कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद आप वास्को डिगामा भी याद करेंगे। वास्को डिगामा कहाँ है? वो भी गोवा में है। अब वायुयान निर्माण के बारे में पढ़ें कि भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है 1940 में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। और लेकिन अब इसका नाम जो है बदल करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया। तो कह सकते हैं HAL का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ये होता है HAL। इसका स्थापना कब हुआ? 1940 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में बस इतना कथन याद रखेंगे, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो मोटर गाड़ी उद्योग को जो है विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदुस्तान मोटर का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड इसका मुख्यालय मुंबई में है। अशोक लीलैंड का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी इसका मुख्यालय जमशेदपुर में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा पूछा गया है कि प्रसिद्ध मारुति कंपनी जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ है? पुणे में। और मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में, हरियाणा। गुड़गांव जो है ये हरियाणा में है। सनराइज इंडस्ट्रीज कहाँ है? बेंगलुरु में। ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब दवा निर्माण से संबंधित पढ़ेंगे। तो देखिए, दवा से रिलेटेड बस इतना याद रखेंगे कि पिंपरी पूछा गया प्रश्न है कि पिंपरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी जो है महाराष्ट्र में है और ये पेनिसिलिन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीसा उद्योग के बारे में देखिए, भारत में सीसा उद्योग का जो केंद्रीयकरण हुआ है उस क्षेत्र में हुआ है जहाँ पे रेलवे की सुविधा अच्छी हो। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि फिरोजाबाद और शिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि सीसा उद्योग से संबंधित कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखते हैं अभियांत्रिक उद्योग। अभियांत्रिक उद्योग में क्या है कि हटिया, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, नैनी, बंगलुरु, अजमेर और जादवपुर ये सभी अभियांत्रिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट कौन सा है? ये वाला भारी, ये इसको कहते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना रांची में किया गया था और ये कब स्थापित किया गया था? सन 1958 में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? रांची में।
अब यहाँ पे इधर देखेंगे कि रेल उपकरण के बारे में। तो चितरंजन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना जो है चितरंजन है, और इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का भी निर्माण होता है। डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण वाराणसी में होता है, और रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जो है जमशेदपुर में भी होता है। अब यहाँ पे जो चार्ट देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुटीर उद्योग बोर्ड जो है 1948 में स्थापित हुआ। केंद्रीय सिल्क बोर्ड कहिए या इसको रेशम बोर्ड कहिए, या 1949 में स्थापित हुआ। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950 में स्थापित हुआ, और अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना 1954 में, और केंद्रीय विक्रय संगठन 1958 में स्थापित किया गया। और याद रखेंगे कि केंद्रीय विक्रय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। केंद्रीय विक्रय संगठन स्थापित किया गया था 1958 में। ठीक है। अब इधर देखते हैं रेलवे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ बनेंगे। तो रेल के डब्बे बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो चेन्नई के समीप पेरम्बूर में है, जो 1952 में स्थापित किया गया। और उसके बाद ये देखेंगे पंजाब का जो कपूरथला है, यहाँ पे भी ICF है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कपूरथला में भी है, और यहाँ पे पेरम्बूर तमिलनाडु में भी है। रायबरेली के बारे में याद रखेंगे कि यहाँ पे जो है रेल कोच फैक्ट्री का भी उत्पादन किया जाता है रायबरेली में। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि बिहार का जो मढ़ौरा है, यहाँ पे डीजल इंजन, और मधेपुरा में जो होता है ये रेल इंजन कारखाना लगाया गया। मधेपुरा का जो रेल इंजन कारखाना है ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे जो बड़ा रेलवे इंजन कारखाना है। इंजन मतलब कि इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना है। और बिहार का जो छपरा है, यहाँ पर रेल फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। और देश का जो पहला रेलवे इंजन है उसका नाम क्या है? थॉमसन। IIT जो है रुड़की, इसमें देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन, उसका नाम क्या था? थॉमसन। ठीक है। तो देश का पहला रेलवे इंजन थॉमसन है, इसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं ऊनी उद्योग के बारे में। पहला कथन ही बहुत अच्छे प्रश्न है, और ये भी पूछे गए प्रश्न है कि भारत में जो ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना स्थापित किया गया, लाल इमली में स्थापित किया गया। और ये लाल इमली कहाँ है? कानपुर में 1876 में स्थापित किया गया। बाकी कुछ प्रश्न इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, और ये देख लेंगे, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब ये चीरू या तिब्बती एंटीलोप के बारे में जानेंगे कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार जो होता है शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का होता है लेकिन बहुत गर्म होता है। अब बिजली के सामान, तो भारत में जो है भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरा, तो रामचंद्रपुरा जो है ये हैदराबाद में है। तिरुचिरापल्ली और कलकत्ता बिजली के सामान बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। ये कोई खास इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। तो भारत में अब देखिए, अब टेलीफोन उद्योग देखते हैं। टेलीफोन उद्योग के लिए बंगलुरु जो है प्रसिद्ध है। टेलीफोन उद्योग के लिए बंगलुरु, और ये रूपनारायणपुर और बंगलुरु जो है टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। अब रेशम उद्योग के बारे में कुछ अच्छे प्रश्न बनते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पे कुल मिलाकर के 4 तरह का जो है ना रेशम का उत्पादन होता है भारत में, जैसे सहतूती, इरी, टसर, मूंगा। और मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को जो है एकाधिकार प्राप्त है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण, तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण जो है मैसूर और ब्रह्मपुर में है। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है मेंदी पाथर में है, जो कि मेघालय में है। जबकि टसर रेशम का अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र जो है वो रांची, झारखंड में है। यहाँ पे आप याद रखिए सहतूती, ठीक है, सहतूती या मलबरी, ये दोनों रेशम का उत्पादन में 1 नंबर पे आता है कर्नाटक। ठीक है। जबकि टसर रेशम रहेगा तो टसर रेशम में आता है झारखंड। ठीक है। और उसके बाद
मूंगा कहिए या ईरी कहिए, ठीक है, मूंगा या ईरी, इसके उत्पादन में असम 1 नंबर पर है। अब रेशम उद्योग से संबंधित भी कुछ जगह दिए गए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है कि देश का 41% से भी अधिक रेशम जो होता है ये कर्नाटक उत्पादन करता है। कर्नाटक में शहतूती और मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। अब आगे है कि रेशम उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश का स्थान दूसरा है। तो पहला कौन आता है, हमने आपको बताया रेशम उत्पादन में 1 नंबर पे जो है वो है कर्नाटक, 2 नंबर पे क्या है, आंध्र प्रदेश है, 3 नंबर पे जो है वो क्या है, असम है, ठीक है, 3 नंबर पे असम आता है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्र का योगदान 3% है। गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होते हैं। भारत जो है चीन के बाद दूसरा ऐसा देश है जो कि रेशम उत्पादन में अपना स्थान रखता है। 1 नंबर पे जो है रेशम उत्पादन में जो है चीन का है, और 2 नंबर पे जो है भारत का स्थान है दूसरा। अब देखते हैं चर्म उद्योग के बारे में। चर्म उद्योग के बारे में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि कानपुर जो है चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है भारत में। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना, बेंगलुरु है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कानपुर जो है ये चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, और यहाँ जूते बनाने के भी ये जो कानपुर है ये जूता बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमने देखा अभी भारत के उद्योग। भारत का उद्योग थोड़ा चैप्टर ही अटपटा है, इसीलिए आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आप इसे 2-3 बार देखें, याद करने का प्रयास करें। मेरा उद्देश्य था आपको कुछ बेहतर प्रश्न दिखाने का। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत की परिवहन व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।